हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। और इसके बाद अशोक कदम, अशोक का प्रचार प्रसार और अशोक की असफलता के क्या क्या कारण थे, कहाँ कहाँ पर इन्हें शासन किया था। इससे पिछले की वीडियो में हमने बिंदुसार और अशोक के बारे में चर्चा की थी। अब हम अशोक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा कलिंग का युद्ध। ये कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ये वो कलिंग आपका कहाँ पर है? कलिंग आपका है उड़ीसा में। उड़ीसा में ये कलिंग पड़ता है। अशोक भी अपने पूर्वजों की भांति साम्राज्यवादी था, यानी कि जो इसके पूर्वज यानी कि जो बिंदुसार हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो जो गुजरे थे उन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसने भी वही नीति अपनाई, इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आपको दिखाएंगे कि अशोक का साम्राज्य जो है अफगानिस्तान और दक्षिण में कर्नाटक से लेकर और पूर्व में बंगाल से लेकर गुजरात तक इसका साम्राज्य फैला था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे ये पता चलता है कि इसने कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया था और उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व पर कलिंग की विजय की। क्वेश्चन भी देखो पूछा गया पीजीटी सन 2003 और यूपीजीआईसी सन 2015। विद्वानों के अनुसार इस युद्ध के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसमें मत दिए हैं। ये कलिंग युद्ध जो हुआ था इसके क्या क्या कारण रहे होंगे, एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अशोक ने सोचा होगा कि हम कलिंग पर आक्रमण करेंगे, तो पहला कारण ये भी हो सकता है कि अशोक की विस्तारवाद नीति। अशोक ने क्या करा कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने की इन्हें सोची होगी। दूसरा कारण क्या था? अशोक की दृष्टि कलिंग की व्यापारिक महत्ता पर थी। अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। ये राजनीति पर आधारित है अर्थशास्त्र। इसके अनुसार ये पता चलता है कि कलिंग जो था वो सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये, कलिंग किसके लिए फेमस था? सूती कपड़ों के लिए फेमस था कलिंग। अब कलिंग जो है, कलिंग आपका बंगाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व के द्वीपों समूह के मध्य में स्थित था। तो कलिंग आपका कहाँ पर हो गया? बंगाल हो गया, श्रीलंका हो गया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में ये कलिंग आपका पड़ता था, कलिंग। तीसरा कारण क्या है? समुद्री डाकुओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि जो समुद्र है वहाँ पर कुछ डाकू वगैरह आते हैं लूटने के लिए, कि क्यों ना इस साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। चौथा कारण है कलिंग से हाथी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कौटिल्य का कथन है कि राजा की विजय हाथियों पर जितनी निर्भर है उतनी किसी पर नहीं, और कलिंग अपने उत्तम हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ये कारण था कि कलिंग में हाथी के लिए प्रसिद्ध था, क्यों ना हाथियों को अपनी फौज में इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जितना काम हाथी कर सकते हैं इतना काम उसके जो सैनिक थे वो नहीं कर सकते थे। तो एक ये भी कारण था। 4 कारण हो गए इसके, ठीक है ना? विस्तारवाद नीति, व्यापारिक महत्व और डाकुओं का, समुद्री डाकुओं का प्रभाव और हाथी प्राप्त करने के लिए। अब अगला हम देखते हैं कलिंग का युद्ध का परिणाम क्या हुआ। कलिंग युद्ध का परिणाम, कलिंग युद्ध का परिणाम, कलिंग की स्वतंत्रता का अंत हुआ। इसे मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया, क्योंकि इसने जब कलिंग को जीता इस कलिंग को अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया। कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र, उत्तरी केंद्र और दक्षिण केंद्र, जिसकी राजधानी तोसली और जोगढ़ बना दी गई। यानी कि उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली और दक्षिण केंद्र की राजधानी जोगढ़ बना दी गई। दूसरा, इस युद्ध में कलिंगवासियों को भारी हानि हुई। इस युद्ध में कलिंगवासियों को भारी हानि हुई क्योंकि बहुत भयंकर युद्ध था ये। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी। कालांतर में इससे भी कई लोग गुना मारे गए थे, कई लोग मारे गए थे। यानी कि इस 13वें शिलालेख से ये पता चलता है कि 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई और इससे भी कई गुना लोग मारे गए थे इसमें। तो पहला परिणाम हो गया, दूसरा परिणाम हो गया। अब हम तीसरा परिणाम देख लेते हैं। तीसरा परिणाम, अशोक कलिंग युद्ध की हृदय वितारक हिंसा को देखकर द्रवित हो गया। यानी कि
ये युद्ध इतना भयंकर था, भारी रक्तपात और खून खराबा देखकर इतने लोग मारे गए, इसका हृदय क्या परिवर्तन हो गया कि इतने लोग मारे गए, इनके बीवी बच्चे घर वाले, इतने लोगों की इसमें हत्याएं की गई हैं। फिर इसने भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा कर दिया। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार ये कहा जाता है कि हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार द्वारा प्रतिपादित और उससे भी सभी उत्तराधिकारियों द्वारा अनुमोदित अग्रगामी विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी नीति को अशोक ने त्याग दिया था और एक नए युग का सूत्रपात हुआ जो शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक का प्रचार था। इस युद्ध ने अशोक को चंडाशोक से धम्माशोक में परिवर्तित कर दिया। यानी कि जो कलिंग का जो युद्ध था इतना भयंकर था, इसने अपने युद्ध न करने की घोषणा कर दी कि मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध नीति को त्याग कर इनने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक के रास्ते पर ये चल पड़ा सम्राट अशोक। चौथा आपका कलिंग विजय से मौर्य साम्राज्य को नए समुद्र तट और बंदरगाह प्राप्त हुए, क्योंकि कलिंग आपका उड़ीसा में पड़ता था, जो पूर्वी क्षेत्र था, तो वहाँ पर समुद्र तट इसको मिल गया और कुछ बंदरगाह भी मौर्य साम्राज्य को प्राप्त हो गए, जिससे उसका समुद्री व्यापार बड़ा होगा। कलिंग को अपनी सैनिक चौकी बनाकर अशोक ने समुद्री लुटेरों का दमन किया और बंगाल की खाड़ी को समुद्री यातायात हेतु सुरक्षित रखा। अपनी यातायात के लिए इसने बना दिया। तो ये कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, 1 लाख लोगों की हत्या हो गई थी और कई गुना लोग मारे गए थे। इतना भारी रक्तपात देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण इनने युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म के रास्ते पर चलने लगा। अब धम्म मतलब हो गया धर्म। धम्म का मतलब होता है धर्म, क्योंकि ये प्राकृत जो धर्म है उसको प्राकृत भाषा में धम्म बोलते हैं। तो हम अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक का धम्म के बारे में हम देखते हैं। अशोक का धम्म विश्व में अशोक को जिससे सबसे ज़्यादा प्राप्ति हुई है वह है धम्म। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, अशोक को जिससे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वे उसका धम्म है। धम्म यानी कि धर्म है। धर्म को ही प्राकृत भाषा में क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया, देखो धर्म को क्या बोलते हैं प्राकृत भाषा में? धम्म। अशोक के धम्म का अभिज्ञान उसके अभिलेखों के अध्ययन व मनन से होता है। ये विशुद्धि, व्यवहारिक, अति सरल और सर्वग्राही आचार तत्वों से समन्वित है। अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म को परिभाषित किया है और इसमें धम्म के विधायी पक्ष के साथ साथ इसके निषेधात्मक पक्ष का भी उल्लेख किया है। यानी इसने धर्म के साथ साथ कुछ निगेटिव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं इसका भी इसने उल्लेख किया है सम्राट अशोक ने। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कियाचु धम्मे, यानी कि धम्म क्या है, जिसका उत्तर वे दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में देता है। दूसरा और 7वें स्तंभ लेख में इसका उत्तर देता है कि धम्म क्या है। अपासीन वेब का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पापहीनता। बेभू यानी कि बहुत कल्याण। ठीक है। दया का मतलब होता है दया दान। तो इसका प्राकृत भाषा में लिखा गया है ये कयाने दयादा नेस सोच मेयाद दब साधवेच्चा, अर्थात इसका मतलब है पापहीनता, बहुत कल्याण, दया दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता ही धम्म है। अशोक के धम्म के विधायी तत्व निम्नलिखित हैं। अब धम्म के बारे में हम चर्चा करते हैं कि धम्म के बारे में विस्तार से चर्चा क्या है। इस धम्म में धर्म के बारे में क्या लिखा गया है? जैसे धर्म के बारे में से बताया गया है कि किसी भी प्राणियों की हत्या नहीं करनी है। यानी कि जितने भी प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, उसकी हत्या नहीं करनी है और प्राणियों को क्षति यानी कि प्राणियों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। अपने माता पिता और वृद्धों की सेवा करना है। माता पिता की सेवा करना और जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करना, ये अशोक का धम्म बता रहा है। गुरुजनों को, जो आपके गुरु हैं, उनका सम्मान करना है। ब्राह्मण हो गए, श्रवण, मित्र, परिचित के साथ अच्छा व्यवहार करना है। दासों, नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ऐसा नहीं कि नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। अगला है अल्प व्यय और अल्प संचय। अल्प व्यय और अल्प संचय।
अल्प यानी कि कम खर्च करना है। अशोक ने अपने तीसरे स्तंभ लेख में कुछ पापों को इस प्राकृत भाषा में बोला आसीनम। क्वेश्चन भी ये पूछा गया कि आसीनम का मतलब क्या है? पापहीनता। पापों का उल्लेख करता है जो धम्म के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। ये आसीनब का मतलब हो गया पापहीनता, निष्ठुरता, चंडता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या है। विधायी तत्वों को अपनाकर और निषेधात्मक तत्वों को त्याग कर मनुष्य धम्म का पूर्ण पालन कर सकता है। यानी कि इन तत्वों को अपनाना है और जो निगेटिविटी है मन में उनको त्याग करके मनुष्य जो है वो धम्म के रास्ते पर चल सकता है, उसका पूर्ण पालन कर सकता है। इसके लिए उसे आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब यह हो गया कि बाहरी चीज़ों पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। अपनी आत्मा के अंदर, अपनी आत्मा यानी कि मन के विचार जो कहते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। तो इसीलिए आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के लिए अभिलेखों में परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो परीक्षा किसके लिए प्रयोग हुआ? आत्मनिरीक्षण का मतलब बाहरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आंतरिक जो आत्मा है, जो अपनी अंदर की विश्वास है, उस पर हमको ध्यान देना है। और इसके लिए आत्मनिरीक्षण के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मनिरीक्षण से आसीनम मतलब पापहीनता को पहचानने और उसे नष्ट करने में सहायता मिलती है। अशोक अपने 7वें शिलालेख में दावा करता है कि धम्म का अनुसरण करने पर ही व्यक्ति को इहलोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होगा। अशोक का जो 7वां शिलालेख है वो ये बताता है कि धम्म के बारे में बताता है। धम्म उसमें ये बताता है इहलोक का मतलब होता है जैसे आदमी यहाँ पर जैसे जी रहा, जिससे दुनिया में जी रहा, तो इहलोक। और परलोक का मतलब मृत्यु के बाद का समय। उसके बारे में 7वां शिलालेख बताता है। इहलोक मतलब मृत्यु से पहले का, अब जो वर्तमान समय में जीवन चल रहा है, खाना पीना रहना सहना। और परलोक मतलब मृत्यु के बाद। अशोक अपने धम्म में आचरण पक्ष को प्रोत्साहित करता है, कर्मकांडीय पक्ष की उपेक्षा करता है। उसमें 9वें शिलालेख में धम्म मंगल, 11वें शिलालेख में धम्मदान और 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। अशोक अपने धम्म आचरण को प्रोत्साहित करता है। 9वें शिलालेख में मंगल के बारे में, 11वें शिलालेख में धम्मदान के बारे में, 13वें शिलालेख में धम्म विजय के बारे में चर्चा की गई है। अब एक एक करके हम इसमें देखते हैं। 9वां शिलालेख जो मंगल है उसके बारे में क्या दिया गया है। अब देखते हैं अशोक का जो 9वां शिलालेख है धम्म मंगल, इसके बारे में क्या चर्चा दी गई है। विवाह, पुत्र जन्म, यात्रा आदि अवसरों पर अनेक मंगल चरण महिलाओं द्वारा किए जाते थे। यानी कि 9वां शिलालेख ये बताता है कि विवाह हो या पुत्र जन्म की प्राप्ति हो या यात्रा कर रहे हैं, कोई भी शुभ अवसर कर रहे हैं, तो उस पर मंगल चरण यानी कि उस पर जो है पूजा पाठ हुई या आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस तरीके से कोई, तो वो महिलाओं के द्वारा किए जाते थे, यानी कि पुरुष नहीं करता था उनको। तो इसको अशोक ने तुच्छ व निरर्थक है। अशोक ने कहा ये तुच्छ और निरर्थक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अशोक 9वें शिलालेख में कहता है कि यदि गुरुजनों का आदर करना चाहिए, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दासों एवं सेवकों से श्रेष्ठ बर्ताव करना ही धम्म मंगल है, जो श्रेष्ठ और बहुत फल देने वाला है। यानी कि महिलाओं के द्वारा ये मंगल चरण नहीं किया जाना चाहिए। इसकी जगह पर गुरुजनों का आदर हो, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार हो, और जो दास हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, वही सबसे अच्छा है। तो ये 9वां शिलालेख धम्म मंगल के बारे में बताता है। अगला जो है धम्म शिलालेख यानी कि 11वां शिलालेख क्या कहता है। 11वें शिलालेख के अनुसार दासों व सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मण और श्रमण के प्रति उदारता, अहिंसा ही धम्मदान है, जो साधारण दान से अधिक उत्तम है। 11वां शिलालेख ये कहता है कि आप साधारण दान न दे करके उसकी जगह यदि माता पिता की सेवा करने आपका व्यवहार उचित हो, अच्छा हो, अहिंसा से दूर रहें,
यही आपका सबसे बड़ा धम्मदान है, जो साधारण दान से अधिक मानता है। ये 11वें शिलालेख में की गई है। तो 9वां शिलालेख धम्ममंगल से हो गया, 11वां शिलालेख धम्मदान से हो गया। अब 13वां शिलालेख धम्म विजय के बारे में चर्चा करता है। धम्म विजय 13वां शिलालेख धम्म विजय के बारे में बताता है। 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख है। धर्म उपदेश और धर्म विदातों को सुनकर लोगों द्वारा उसका आचरण करना ही धम्म विजय है। इस प्रकार धम्म विजय सर्वत्र प्रेम से सुरक्षित होती है और ये प्रेम धर्म विजय से मिलता है। अशोक पारलौकिक कल्याण को ही श्रेष्ठ मानते हैं। पारलौकिक मतलब मृत्यु के बाद, उसको श्रेष्ठ मानते हैं। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में क्या बताया है? अपने 13वें शिलालेख में बताया है कि वे अपने राज्यों में 600 योजन तक के सीमांत देशों तथा दक्षिण के राज्यों तक में धम्म विजय प्राप्त हुआ है। यानी कि 600 से सीमांत देशों में सबसे ज़्यादा धम्म विजय प्राप्त हुआ है। अशोक के धम्म विजय का आशय धम्म प्रचार अभियान से है। तो अशोक का जो धम्म विजय है वो अशोक का धर्म प्रचार के संबंधित है, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब हम देख लेते हैं धम्म यानी कि धर्म स्वरूप के बारे में क्या है इसमें। धम्म का स्वरूप, धम्म का स्वरूप। अशोक के धम्म का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। ये विद्वानों के बीच अपनी सार्वभौमिक सरलता दार्शनिक समीक्षा के अभाव में पहेली बना हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकृति की व्याख्या भिन्न रूपों में की है। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने इस धम्म के बारे में बताया है। जैसे फिलीट क्या कहता है? फिलीट के अनुसार ये राजधर्म है। फिलीट ये कहता है कि ये राजधर्म है। देखो क्वेश्चन भी पूछा गया इसमें, ये क्वेश्चन है। देखो कौन कहता है कि अशोक का धम्म राजधर्म है, कौन कहता है? फिलीट। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, वो हम बात को कराएंगे आपको। फिलीट के अनुसार ये राजधर्म है जिसका विधान अशोक ने अपने राज्य कर्मचारियों के पालन हेतु किया है। इसका आधार सहिष्णुता, उदारता और करुणा था। लेकिन अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि वे सभी जनता के लिए था, सिर्फ राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं था। तो अशोक का जो धम्म था वो सभी लोगों के लिए था, सभी जनता के लिए था। ऐसा नहीं था कि जो राज्य के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए हो, ऐसा नहीं था। सभी कर्मचारियों के लिए ये धम्म था। अगला एक आपके फ्रांसीसी विद्वान आते हैं। फ्रांसीसी विद्वान सेनार्ट के अनुसार ये क्या कहते हैं? सेनार्ट, ये पूर्णतः बौद्ध धर्म था, परंतु ना तो इसमें त्रिरत्नों का उल्लेख है न ही इसका निर्वाण प्राप्ति है। ये तो पारलौकिक सुख की कामना करता है। यानी कि फ्रांसीसी सेनार्ट ये कहते हैं यदि अगर ये पूर्णतः बौद्ध धर्म को समर्पित था, यदि बौद्ध धर्म को था, तो इसमें जो गौतम बुद्ध के त्रिरत्न हैं, सुत्त पिटक, वो त्रिरत्न है, उसका इसमें उल्लेख नहीं है। और ना ही निर्वाण प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति का भी कोई उल्लेख नहीं है। ये तो पारलौकिक सुख की कामना करता है। अगला है आपका राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी क्या कहते हैं? इनके अनुसार अशोक का धम्म सभी वर्गों की साझी संपत्ति है। इन्होंने ये कहा। RS त्रिपाठी के अनुसार अशोक के धम्म के तत्व विश्वजीन हैं और हम उस पर किसी धर्म के प्रोत्साहन या संरक्षण का दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। अगले विद्वान है आपके रोमिला थापर। रोमिला थापर क्या कहते हैं? रोमिला थापर के अनुसार अशोक ने धम्म को प्रशासनिक उद्देश्य से अपने विस्तृत समाज में एकता स्थापित करने के लिए अपनाया गया था। तो इतना बड़ा इसका साम्राज्य था, इसीलिए इसने धम्म को अपनाया था। रोमिला थापर अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। अब अगला विद्वान आता है नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, अपितु ये नैतिक व्यवहार संहिता था। DR भंडारकर ने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म है। उसके अनुसार बौद्ध धर्म दो रूप थे, एक भिक्षु के लिए जिसमें बौद्ध धर्म और दूसरा गृहस्थों के लिए जिसमें उपासक बौद्ध धर्म था। यानी कि दो रूप थे, एक भिक्षु के लिए
भिक्षु बौद्ध धर्म हो गया। दूसरा हो गया जो गृहस्थ यानी कि घर के लोग थे उसके लिए था उपासक बौद्ध धर्म। चूँकि अशोक जो था वो भिक्षुक तो था नहीं, गृहस्थ था, अतः उसने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया अशोक ने, ठीक है नहीं, क्योंकि ये गृहस्थ था। अशोक ने धम्म की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उन्हें बौद्ध ग्रंथ दीघ्र निकाय सिंगालोवात में देखा जा सकता है। यानी कि अशोक ने धम्म की जिन विशेषताओं का वर्णन किया है, उल्लेख किया है, इन्हें हम बौद्ध ग्रंथ दीघ्र निकाय के सिंगालोवात सूत्र में देख सकते हैं। किसमें? सिंगालोवात सूत्र में देख सकते हैं, जो गृहस्थों के लिए निर्देशित है। इसी प्रकार अशोक ने धम्म पालन संबंधी जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया है उन्हें भी विमानु वस्तु नामक पाली ग्रंथ में देखा जा सकता है। किसमें देखा जा सकता है? विमान वस्तु नामक पाली ग्रंथ में। आज सबसे ज़्यादा विद्वान भंडारकर की व्याख्या को सबसे प्रमुख मानते हैं, यही आपका तर्क संगत है। तो अशोक जो था उपासक बौद्ध धर्म था। अगर इस बात की चर्चा करें तो ये बौद्ध ग्रंथ का सिंगालोवात सूत्र में देखा जा सकता है, जो गृहस्थों के लिए उपासक बौद्ध धर्म था, और विमान वस्तु नामक पाली ग्रंथ में भी इसको देखा जा सकता है। अब आते हैं धम्म प्रचार के लिए विशेष उपाय। किस तरीके से इसने प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किए, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये अशोक सम्राट का पूरा चैप्टर चल रहा है, दूसरा लेक्चर है, ये पहला लेक्चर हमने पढ़ा दिया। अगला है धम्म प्रचार के विशेष उपाय। अशोक ने जिस धर्म को अपनाया उसका विधान किया, विधान मतलब होता कानून, ठीक है नहीं, उसे जनता तक पहुंचाने हेतु विशिष्ट उपाय भी किए। जिस धर्म को अपनाया जिससे सभी आत्मसात कर यही लौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त कर सके। इस लोक में जो है वो भी सुख प्राप्त कर सकें, और जो मृत्यु के बाद है वो भी सुख प्राप्त कर सकें। यानी कि आप एक बात ये भी मान सकते हैं कि यदि आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे, जिस तरीके से आपका धर्म कहता उसी तरीके से आप धर्म को अपनाएंगे, तो पारलोक यानी कि मृत्यु के बाद भी आपका जीवन बिल्कुल सही रहेगा। अगर उससे पहले हमने कोई कष्ट किए, हमने कोई चीज़ गलत की, तो मृत्यु के बाद भी हमने उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं। तो पहला हम देख लेते हैं धर्म यात्राएं। तो अशोक ने क्या करा? पहले धर्म यात्रा की। धर्म यात्राएं, अशोक ने बिहार यात्राओं का परित्याग कर धर्म यात्राएं प्रारंभ की, जिसमें वे ब्राह्मणों श्रवणों का दर्शन, वृद्धजनों का दर्शन, धन से उसके पोषण की व्यवस्था, जनपद के लोगों का दर्शन, धम्म के संबंध में उन्हें प्रश्नवादी करता था। 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपनी पहली धम्म यात्रा राज्याभिषेक के 10वें साल बोधगया में की थी। तो पहला इसकी धर्म यात्राएं हैं। अशोक ने क्या करा? अपने बिहार यात्राओं का त्याग कर दिया और धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी, यानी कि जहाँ जहाँ जाएगा उस धर्म का प्रचार करेगा ये। तो फिर इसने ब्राह्मण तथा श्रमणों का दर्शन किया, वृद्धों यानी कि बूढ़ों का दर्शन किया, धन से उसके पोषण की व्यवस्था हुई। और 8वें साल में, इस 8वें शिलालेख में, यानी कि जब 10 साल का हो गया, 10वें साल में यानी कि राज्याभिषेक के 10वें साल में इसने बोधगया की यात्रा की। ये इसकी पहली यात्रा थी। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बोधगया की यात्रा कब की थी इसने, अशोक ने, तो कब की थी? पहली धम्म यात्रा 10वें साल में। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष निगलीना नेपाल की तराई में स्थित है। यहाँ जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को द्विगुणित कराया। 14वें साल में ये कहाँ पर गया? निगलीना गया। ये कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। और कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को द्विगुणित कराया। अशोक बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गांव अपने अभिषेक के 20वें साल रुमिंदेई अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है, और वहाँ पर गया ये। तो अशोक अपने कब गया? राज्याभिषेक के 20वें साल में ये कहाँ पर? लुम्बिनी गया। लुम्बिनी में जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पर अशोक गया, और वहाँ शिला स्तंभ स्थापित करवाया, और वहाँ का जो कर था 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक स्वयं कुल 256 रातें धर्म यात्रा में बिताया। अशोक ने टोटल कितनी रातें बिताई थी अपने धर्म के प्रचार के लिए? 256 रातें। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अशोक की धम्म यात्रा का वर्णन निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किया है।
पहले ही आपका लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, फिर बोधगया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। यहाँ पर इसने अशोक ने अपनी यात्रा की। पहले लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी आएगा यूपीपीसीएस। इसकी यात्रा का क्रम है ये। अब कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी धर्म यात्राएं की, तो उसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति क्या है। पदाधिकारियों की नियुक्ति। तीसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने रज्जुकों, प्रादेशिकों और युक्तों को आज्ञा दिया कि वे अपने प्रति 5 वर्ष राज्य में दौरा करें और अपने प्रशासकीय कार्य के अतिरिक्त जनता में धर्म उपदेश दिया करें। अब ये तीसरे शिलालेख से पता चलता है, अशोक के तीसरा शिलालेख है। इसने कहा कि जो रज्जुक हैं, प्रादेशिक हैं, युक्त हैं, इनको आज्ञा दिया, इन 3 लोगों को आज्ञा दिया कि अब हर 5 साल में अपने राज्य का दौरा करें और अपने राज्य का दौरा करके जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उसके बारे में धर्म उपदेश दिया करें। अशोक सामान्य पदाधिकारियों के सीमित धर्म प्रचार से ही संतुष्ट नहीं था। अशोक अपने जो पदाधिकारियों से ही संतुष्ट नहीं हुआ। 5वें शिलालेख में वर्णित है कि उसने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया। अशोक के राज्याभिषेक के 13 साल जब हो गए, उसके बाद इसने धर्म से संबंधित नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया। इनका जो कार्य रहेगा वो धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की वृद्धि करेंगे तथा राजा और राज परिवार के सदस्यों से प्राप्त धन दान को धर्म प्रचार के कार्य में नियोजित करेंगे और राजा से धन लेकर, परिवार से धन लेकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे उस धन से। दिव्यारूपी का प्रदर्शन। दिव्यारूपों का प्रदर्शन। अशोक के चौथे शिलालेख के अनुसार अशोक ने मनुष्य को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया। अशोक ने जो मनुष्य है इसने विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निस्कंद इसका दर्शन कराया। इसका प्रमुख ध्येय यानी कि प्रमुख उद्देश्य जो था वो लोगों की स्वर्गीय सुख की कामना बढ़े और वे धर्म का अनुसरण करें। यानी कि इसने जो दिव्य रूप में इनका प्रदर्शन, इनका दर्शन इसीलिए इन रूपों में कराया कि जितने भी लोग हैं अपने सुख की कामना करें, यानी कि सुख चैन से रहें और इस धर्म का अनुसरण करें, यानी कि इस धर्म को माने। अगला इसमें देखते हैं धर्म लिपियों को खुदवाना, क्योंकि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किसी ने तो खोदे होंगे, किसी ने तो उस पर लिखा होगा। तो छठे शिलालेख तथा स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 12 साल बाद मैंने लोगों के हित और सुख समृद्धि के लिए धर्म लिपियाँ लिखवाईं। ये कब लिखवाईं? छठे शिलालेख और स्तंभ लेख में। और जब 12 साल हो गए तब इसने क्या करा, लोगों के हित के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो धर्म लिपियाँ हैं, धर्म लिपि से संबंधित जो इसके शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उस पर खुदवाया और इस पर लिखवा दिया। ये लेख उसके विशाल साम्राज्य में विस्तृत थे तथा पाषाण पर खुदे होने से चिरस्थायी थे। ये पत्थर के होते थे और इन पर छेनी हथौड़े से इनको खोदा गया है, जो आज का मानव नहीं पढ़ पाया है इसको। सबसे पहले बात करें तो जॉन प्रिंसिप ने इन शिलालेखों को पढ़ा है। विदेशों में धर्म प्रचार। विदेशों में धर्म प्रचार की यदि हम बात करें, अशोक ने विदेशों में भी धर्म प्रचार करने के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। 5 इसके ऐसे राज्य हैं जो इसके दोस्त हुआ करते थे, वहाँ पर इसने अपने धर्म प्रचार करने के लिए उनको भेजा। विदेशों में धर्म प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने धर्म प्रचार भेजे। 13वें शिलालेख में इस बात की हमें चर्चा मिलती है। धर्म प्रचार के बारे में हम देखते हैं कि अशोक ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ पर किया। अशोक ने 5 मित्र यवन राजाओं के राज्य में अपने प्रचार भेजे। ये यवन राजा और राज्य निम्नलिखित थे। 5 इसके यवन राज्य थे, जैसे पहला आपका अंतियोकस। अंतियोकस क्या है? एक राज्य है, ठीक है नहीं, ये आप शासक मत समझ रहे हैं ना, शासक नहीं है। अंतियोकस राज्य है और यहाँ का राजा था एंटियोकस सेकंड, ठीक। अगला है आपका तुर्मे। यहाँ का शासक था मिस्र नरेश टोलमी द्वितीय, इसको फिलाडेल्फस भी कहते हैं। इसी ने ही अपना राजदूत जिसका नाम था डायोनिसियस बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है नहीं। अगला है अंतिकिन। अंतिकिन ये राज्य है, ये आपके 5 राज्य हैं।
यहाँ का राजा था मैसिडोनिया का नरेश एंटीगोनास। अगला था मग सेरी नरेश मगस। अगला पांचवा जो राज्य है अलिक सुंदर एरिस नरेश, यहाँ का राजा था अलेक्जेंडर। ये 5 यवन राज्य हो गए जिनका नाम है अंतियोकस, अंतियोकस, तुर्मे, अंतिकीन, मग, अलिक सुंदर, एरिस नरेश। ये 5 यवन राज्य हुए। और इस 5 यवन राज्यों के अलावा भी कुछ दक्षिण भारत में भी इसने अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो हम देख लेते हैं। यवन राज्यों के अतिरिक्त दक्षिण के चोल, पांडे, ताम्रपर्णी के राज्य इसी प्रकार यवन, कंबोज, नापको और नापतियों के बीच वंशानुगत भोज, नरेशों, आंध्रों और पारिंदों में भी धम्म विजय प्राप्त हुआ है। अब अगला हम देख लेते हैं दीपवंश एवं महावंश के अनुसार। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार ये बौद्ध ग्रंथ हैं। ये दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के शासनकाल में थर्ड बौद्ध संगीति हुई। कौन सी हुई? तीसरी बौद्ध संगीति हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। इस संगीति की समाप्ति विभिन्न देशों में धर्म प्रचार भेजे, अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म प्रचार भेजे, जिनका नाम निम्नलिखित है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि इस तीसरी संगीति में जो अशोक के शासनकाल में हुई थी, मोगलीपुत्र ने करवाई थी, ये धर्म प्रचार से संबंधित है। अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों को इनने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा अशोक ने। जैसे किसे किसे भेजा? जिससे पहले महारक्षित ये नाम है, ठीक है नहीं, और किस देश को भेजा? यवन देश को भेजा महारक्षित। अगला महेंद्र और संघमित्रा, ये कहाँ पर भेजे थे? श्रीलंका। अगला आपका सोन और उत्तर, ये आपके सुवर्ण भूमि बर्मा भेजेगा इनको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला आपका मध्यम हिमालय देश में इसको भेजा गया। मध्यांतिक कश्मीर तथा कंधार में भेजा गया। धर्मरक्षित अपरांतक देश में भेजा गया। महाधर्म रक्षित क्वेश्चन भी आया पीजीटी में, ठीक है, सन 2021 में, इसको महाराष्ट्र भेजा गया। अगला है महादेव, महादेव को कहाँ? महिष मंडल मैसूर भेजा गया। अगला है रक्षित, इसको बनवासी भेजा गया। तो इन जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर इसने भेजा अशोक ने। तो अलग अलग देशों में इसने अलग अलग लोगों को धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। आप यदि कश्मीर में जाकर देखेंगे तो कश्मीर में भी काफ़ी सारे बौद्ध मठ बने हुए हैं कश्मीर में। इन धर्म प्रचारकों के भेजे जाने की पुष्टि सांची के स्तूप के एक लेख से होती है, जिसे 10 धर्म प्रचारकों के नाम उत्तीर्ण हैं। सांची का स्तूप है दूसरा स्तूप, इस दूसरे स्तूप में इसमें 10 लोगों के नाम दिए गए हैं। इन 10 लोगों को कहाँ कहाँ भेजा गया इसकी पुष्टि इसमें की गई है, ठीक है। अगला आपका है लोकोपकारी कार्य। अशोक ने अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए मानव और पशुओं के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। मानव और पशुओं को अच्छा बेहतर ढंग से समझने और लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए, जैसे पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। मानव व पशुओं के लिए चिकित्सा की जाए। यदि मानव यदि बीमार है, पशु यदि बीमार है, तो उसके लिए चिकित्सा यानी कि मेडिसिन की व्यवस्था हो, ठीक है नहीं, औषधियों की व्यवस्था हो, ये इसका लोकोपकारी कार्य है। जहाँ औषधियाँ उपलब्ध नहीं थी वहाँ बाहर से मंगवा कर रखवाई गई, यानी कि जहाँ औषधियाँ नहीं थी वो विदेशों से मंगवाई गई। इस तरीके से मानव का और पशु पक्षियों का इलाज किया जा सके। मार्गों में वृक्ष लगवाए, रास्ते में ने अमर वाटिका लगवाई, आधे आधे कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए इसने, ताकि रास्ते में पानी भी पिया जा सके, और इसने विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया आराम करने के लिए, ठीक है नहीं, जैसे दूर दूर जाएंगे तो आराम करने के लिए विश्राम गृह भी इन्हें बनवाया। ये इसका लोकोपकार्य हो गया, ठीक है नहीं, लोकोपकारी इसका कार्य हो गया। लोकोपकारी का मतलब पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, और मानव और जो पशु हैं इनके लिए चिकित्सा और औषधियों की व्यवस्था कराई, आम्र वाटिका बनवाई, वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह का निर्माण करवाया। ये अशोक का। अब अशोक का हम देख लेते हैं अशोक का साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि अशोक ने इतना काम किया तो इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था ये हम डिस्कशन करते हैं अशोक के साम्राज्य के विस्तार के बारे में। क्योंकि अशोक बहुत महान सम्राट हुआ करता था। इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक, पूर्व तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। हम देख लेते हैं, अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। पहले हम देख लेते हैं इसका साम्राज्य विस्तार के बारे में। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया। उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश पर्वत एवं
तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर पूर्व में बांग्लादेश और नेपाल एवं पश्चिम में अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक विस्तृत इसका साम्राज्य था। यानी कि उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ठीक, दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पूर्व में बांग्लादेश और नेपाल और पश्चिम में अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक इसका साम्राज्य फैला था। अशोक ने अपने 14वें शिलालेख में अपने साम्राज्य को महल के हिविजिते मतलब विशाल अधीन प्रदेश संज्ञा दी, यानी कि नाम दिया। महल के हिविजिते यानी कि विशाल अधीन प्रदेश का नाम दिया। अशोक न केवल अपने पैतृक साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। अशोक के बारे में, अशोक न केवल अपने पैतृक साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, यानी कि अक्षुण्ण का मतलब ये हुआ जो बाप दादाओं के उत्तराधिकारी से जो संपत्ति से मिली थी उसको इसने नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि कलिंग विजय करके उसका विस्तार भी किया। अशोक का साम्राज्य विस्तार निर्धारण उसके अभिलेखों के आधार पर किया जा सकता है। अशोक का साम्राज्य एक बार आपको मैं मैप में दिखा दूँ। ये आपका मैप है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैप रहा, ये मैप आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर अफगानिस्तान तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है। इधर आपका पाकिस्तान हो गया, इधर आपका गुजरात हो गया, गुजरात से लेकर आपका यहाँ पर ताम्रलिपि यानी कि बांग्लादेश और इसका उत्तराखंड नेपाल तक, और दक्षिण में से लेकर के इसका कृष्णा नदी गोदावरी नदी यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है, इसका अशोक सम्राट का। ठीक, आपने देख लिया किस तरीके से इसका साम्राज्य फैला हुआ है। जैसे हम देखें उत्तर पश्चिम में यवन राज्य अंतियोकस, ये अंतियोकस राज्य है और यहाँ का राजा था सीरिया का जिसका नाम था एंटियोकस सेकंड। उसके साम्राज्य की सीमा पर स्वतंत्र राज्य था जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। अतः अशोक के साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा हिंदू कुश से लगी हुई है, यानी कि अफगानिस्तान से। अशोक का साम्राज्य के अंतर्गत था। अफगानिस्तान जो था वो अशोक के साम्राज्य में था। वहाँ से अशोक के 2 अभिलेख शेर कुना यानी कंधार और लगवान काबुल से 2 अभिलेख मिले हैं, यानी कि कंधार और काबुल से 2 अभिलेख मिले, एक शेर कुना और एक लगवान, 2 शिलालेख मिलते हैं। ये पता चलता है कि जिससे कि सम्राट अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसी अभिलेख में शाहबाजगढ़ी यानी कि पेशावर और मानसेरा यानी कि हजारा तक्षशिला से प्राप्त अभिलेखों से भी उल्लेख किया जा सकता है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी अशोक के साम्राज्य में था। यह वितस्ता यानी कि झेलम नदी तट पर उसने श्रीनगर की स्थापना कराया था। किसने? अशोक ने। कश्मीर में उसने अशोकेश्वर मंदिर और एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया। किसने करवाया? ये सम्राट अशोक ने। हिंदुस्तान के अनुसार अशोक ने संपूर्ण कश्मीर बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। हिंदुस्तान ये कहता है कि अशोक ने क्या करा, सारा का सारा कश्मीर बौद्ध को दान में दे दिया था और वहाँ पर 500 विहार और बहुसंख्यक स्तूप भी बनवाए इसने। और इसी कश्मीर में ने इसमें 500 स्तूप और बहुसंख्यक स्तूप भी बनवाए कश्मीर में, ताकि आप कश्मीर में जाके देखते हैं तो बौद्ध धर्म के मठ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेपाल में भी अशोक का आधिपत्य प्रमाणित होता है, यानी कि नेपाल में भी अशोक के शिलालेख हमें मिले हैं, क्योंकि अशोक की पुत्री थी चारुमती, उसके साथ ही नेपाल गया था। कौन? अशोक। इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या इसके बारे में चर्चा। तिब्बती लेखक और नेपाली जनश्रुतियों से पता चलता है कि अशोक अपनी पुत्री चारुमती के साथ नेपाल गया था और वहाँ उसने ललित पत्तन नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? ललित पत्तन नगर बसाया। उसकी पुत्री चारुमती ने भी अपने पति देवपाल के नाम पर देवपत्तन नामक नगर बसाया। तो ललित पत्तन नगर और देवपत्तन नगर किसने बनवाए? अशोक ने। लेकिन अशोक की पुत्री चारुमती ने इसका निर्माण करवाया। इस संदर्भ में नेपाल की तराई से प्राप्त रुमिनदेई और निगलिवा अभिलेख भी उल्लेखनीय हैं, यानी कि अगर जानकारी यदि प्राप्त की जाएगी तो रुमिनदेई अभिलेख और निगलिवा अभिलेख से हमें इस बात की हमें जानकारी मिल जाएगी। कालसी उत्तराखंड में ये अरोरा, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, सारनाथ आदि स्थानों से प्राप्त अभिलेख उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर उसके आधिपत्य को प्रमाणित करते हैं, यानी कि उसके अधिकार को प्रमाणित करते हैं।
साथ ही हेनसान भी कहता है कि उसने मथुरा, कान्यकुब्ज, कौशाम्बी, प्रयाग और वाराणसी में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप को देखा है। यहाँ पर अशोक के स्तूप इसने देखे हैं हेनसांग ने खुद। अब है आपका राजस्थान से प्राप्त बेराट तथा भाबरू अभिलेख राजस्थान पर उसके अधिकार को प्रमाणित करते हैं। राजस्थान से बेराट और भाबरू अभिलेख मिला है, जिससे ये पता चलता है कि राजस्थान पर भी उसका अधिकार था। इन अभिलेखों से ही हमें इसकी जानकारी मिल रही है। पश्चिम में यदि बात करें, पश्चिम क्षेत्र की गिरनार पहाड़ियों से अशोक का एक शिलालेख मिला है। साथ ही सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र तक के उसके साम्राज्य विस्तार की पुष्टि करते हैं। कौन सा? सोपारा अभिलेख जो महाराष्ट्र में है, इसके साम्राज्य की पुष्टि करते हैं। बिहार से भी उसके अभिलेख मिले हैं। बिहार से कौन सा अभिलेख है इसका? यदि बिहार से अभिलेख की बात करें, बिहार से अशोक के अनेक अभिलेख जो शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख के रूप में क्रमशः सहसाराम, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदगढ़ से ये मिले हैं, ये अभिलेख मिले हैं। ये बिहार पर उसके आधिपत्य यानी कि इसके अधिकार को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर भी इसने अधिकार किया है। तो बिहार से भी शिलालेख मिले, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कौशाम्बी से, उत्तराखंड से, नेपाल से, कश्मीर से, यहाँ पर इसके अभिलेख हमें मिले हैं। अभिलेख का निर्माण भी इसने कुछ ज़्यादा ही करवाया है, जिससे उसे हमें जानकारी मिल रही है। बंगाल पर अशोक का आधिपत्य यानी अधिकार दीपवंश और महावंश, ये बौद्ध ग्रंथ है, हेनसान के विवरण से प्रमाणित होता है। यानी कि हेनसान और दीपवंश और महावंश, इससे हमें बंगाल पर अशोक का अधिकार के बारे में जानकारी हमें मिलती है। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र महेंद्र को लंका के लिए विदा करने हेतु बंगाल में ताम्रलिपि आया था। तो बंगाल का ताम्रलिपि है, यहाँ पर अपने पुत्र महेंद्र को इसने भेजा था। हेनसान के अनुसार उसने ताम्रलिपि में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप को देखा है। हेनसान ये कहना है कि ताम्रलिपि में इसने स्तूप बनवाए, उस स्तूप को भी हेनसान ने इसने देखा है। उड़ीसा को अशोक ने विजित कर अपने साम्राज्य का अंग बना लिया, जो हमने 13वें शिलालेख में देखा था। इसका उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। धौली और जोगड़ अभिलेख भी उड़ीसा पर उसके अधिकार की पुष्टि करते हैं। धौली और जोगड़ अभिलेख ये कहाँ पर? आपका उड़ीसा का। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उड़ीसा पर भी इसने अधिकार किया है सम्राट अशोक ने। दक्षिण के कुछ राज्यों पर भी इसने अधिकार किया है, वो हमें कैसे पता चलता है? दक्षिण के राज्य से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से अशोक के अनेक शिलालेख मिले हैं, जो यहाँ तक कि उसके साम्राज्य सीमा को प्रमाणित करते हैं। तो किस तरीके से देखा, इसका साम्राज्य इतना विशाल, इतना फैला हुआ था। मैप से भी मैंने आपको दिखाया, पूरा डिस्कशन आपको कराया। इसका साम्राज्य काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। इस प्रकार अशोक के साम्राज्य की सीमा उत्तर में अफगानिस्तान, ठीक है नहीं, उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत थी। अशोक के साम्राज्य में असम, तमिलनाडु एवं केरल सम्मिलित नहीं थे। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अशोक के साम्राज्य में ना असम था, तमिलनाडु, केरल, ये 3 स्टेट सम्मिलित नहीं थे। बाकी आपका साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था अशोक का। ये अशोक के शिलालेख के बारे में हमने चर्चा की, किस तरीके से अशोक के शिलालेख अलग अलग जगह में हमें प्राप्त हुए हैं। अब अशोक के विदेश नीति के बारे में हम देख लेते हैं। तो अशोक के विदेश नीति क्या थी? पहले भी हमने पढ़ा था अभी पीछे कि अशोक ने 5 यवन राज्यों में अपनी धर्म प्रचार करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, इसके बारे में हमने देखा था। अब दूसरे और 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जो समकालीन इसके शासक हैं उनसे ने मैत्रीपूर्ण संबंध यानी कि दोस्ती स्थापित की। अपने पूर्ववर्ती शासकों की भांति अशोक ने भी विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए। इसमें उसकी धार्मिक नीति ने भी महत्वपूर्ण सहायता की। अशोक ने अपने साम्राज्य के पश्चिम और दक्षिण सीमा पर स्थित राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 13वें शिलालेख से इस बात का ज्ञात होता है। जो 13वां शिलालेख है, कलिंग युद्ध, इनसे भी इतने अपने और दोस्ती का हाथ इनसे बढ़ाया। और 5 यवन राजाओं के बारे में भी चर्चा मिलती है। 5 यवन राज्यों में अपना धर्म प्रचार करने के लिए 5 राज्यों में इसने भेजा था। ये 5 यवन राजा थे: अंतियोकस,
तुर्मय, अंतिकीन, मग और अलिक सुंदर यवन राजा थे। दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्य हुए: चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका का उल्लेख हमें मिलता है। ये दूसरे शिलालेख से मिलती है। यहाँ पर भी इनने अपनी मित्रतापूर्ण संधि अपनी की इसने। ये सभी राज्य जो थे उसके साम्राज्य से बाहर हुआ करते थे। ये जितने भी राज्य हैं ये राज्य उसके साम्राज्य से बाहर थे। अशोक दूसरे शिलालेख में कहता है कि उसने चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी और यवन राज्य एंटियोकस और उसके पड़ोसी राज्यों में भी मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई गई थी। इनके लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई गई थी। हेनसान भी कहता है कि, अब बताओ हेनसान भी कहता है कि उसने चोल, पांडे राज्यों में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखे हैं। तो इन हेनसांग ने भी पूरे भारत का भ्रमण किया। जब ये चोल और पांडे गया तो वहाँ पर इन्हें अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप भी इसने देखे हैं, अशोक ने। एक तमिल परंपरा के अनुसार दक्षिण में लिपि का प्रचार उन विदेशियों द्वारा किया गया जो पाषाण लेखों के निर्माता थे। यानी कि जो पत्थरों पर लिखा करते थे, उन विदेशियों द्वारा तमिल लिपि का प्रचार प्रसार किया गया। इससे भी दक्षिण राज्यों के साथ अशोककालीन संबंध स्पष्ट होता है। महावंश के अनुसार अशोक का समकालीन लंका नरेश देवानम प्रिय तिस्से था। श्रीलंका का शासक देवानम प्रिय तिस्से था। यदि ये दोनों राजा एक दूसरे से परिचित नहीं थे, तथापि बहुत से मैत्री सूत्र में बंध चुके थे। लंका नरेश ने अनेक उपहारों के साथ अपने 4 दूत अशोक के पास भेजा था। तब ये दूत लौटने लगे तब अशोक ने भी लंका नरेश को उपहार भेजा। अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। 2 तिस्से को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। ठीक है नी। यानी कि जो श्रीलंका का जो शासक था, श्रीलंका का नरेश था, उसका नाम था देवानम प्रिय तिस्से। इन दोनों से एक दूसरे से मतलब परिचित तो नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से दोस्ती थी, दूर से थी, आपस में दूर से थी। तो फिर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और इन्होंने ही देवानम प्रिय तिस्से को ही बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। अशोक का सेकंड कलिंग अशोक का द्वितीय पृथक कलिंग लेख में पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनी नीति का उल्लेख करता है। उसमें लिखा गया है कि उन्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, वे मुझ पर विश्वास करें, उनको मुझसे सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। उन्हें मेरे कहने से धर्म का अनुसरण करना चाहिए जिससे इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त हो सके। क्योंकि इसने कलिंग पर इतना भयंकर आक्रमण किया था कि लोग इससे डरने लगे थे। तो इसने कहा कि मुझ पर विश्वास करें, मुझसे नहीं डरें, मुझसे आपको सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, और मेरा जो धर्म है उसका अनुसरण करें। इस धर्म से इहलौकिक यानी कि इस संसार में जो चीज़ चल रही है, इहलौकिक और पारलौकिक यानी मृत्यु के बाद, उससे आपको सुख मिलेगा। इस प्रकार की उदात्त भावना के साथ अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने में सफल रहा। तो इसने अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग अपने संबंध बनाए। इसी से धर्म का प्रचार प्रसार कर करके इसने अपना धर्म को बढ़ाया। तो ये कुछ अशोक की विदेश नीति थी। अब अशोक का मूल्यांकन हम देख लेते हैं, किस तरीके से हम सम्राट अशोक का मूल्यांकन करते हैं। सम्राट अशोक का मूल्यांकन के बारे में हम देखें। अशोक जो था महान विजेता, कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय, सफल धार्मिक नेता के रूप में एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शासक था। कलिंग को जीतकर उसने अपनी सैन्य वीरता का लोहा मनवाया। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित प्रशासनिक प्रणाली में परिस्थिति के अनुकूल प्रशासनिक सुधार किए। यानी कि इसके दादा के हिसाब से इसने अपना प्रशासनिक तरीके से इसने सुधार किया। अशोक जब अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था तभी उसने राजनीतिक हिंसा को अमान्य करते हुए शस्त्र द्वारा विजय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर धर्म विजय की नवीन राजनीतिक व्यवस्था व्याख्या करके विश्व के समक्ष अद्भुत अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।
तो अशोक जब अपनी इसकी शक्ति चरम सीमा पर थी, जब युद्ध जीत रहा था, फिर इसने क्या करा, शस्त्र द्वारा जो विजय थी उसको त्याग कर धर्म की विजय की नीति को इसने अपनाया। अशोक के प्रत्येक कार्य में उसकी उदात्त धार्मिक सहिष्णुता और करुणामय भावना का दर्शन होता है। वे एक प्रज्ञावत्सल सम्राट था जो सभी मनुष्यों को अपनी संतान मानता था, जिसका कर्तव्य सर्वलोकहित, वे भी सिर्फ न भौतिक बल्कि नैतिक कल्याण और जो भूतों के ऋण से पूर्ण होने को अपना उद्देश्य मानता था। कुछ विद्वानों ने अशोक की आलोचना की है। कुछ विद्वानों ने अशोक की आलोचना करते हुए ये कहा है कि उसकी शांतिवादी नीति के कारण मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति कुंठित हो गई, उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनी। यानी कि उसने बाद में शांतिपूर्ण नीति अपनाई, उस शांतिपूर्ण नीति अपनाने के बाद जो सैनिक शक्ति है वो कुंठित हो गई और उसके साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन यानी कि समाप्त होने का कारण बनी। परंतु ये मानना सही नहीं हो सकता, क्योंकि अशोक ने ना तो अपनी सेना को भंग किया था, ना ही सैन्य प्रयोग से ऐतराज करता था। उसने पड़ोसियों वनवासियों को अपनी शक्ति का स्मरण कराते हुए कहा कि उनके जो कृत्य जो कार्य हैं उसे क्षमा किया जाए। अशोक ने जो कार्य किए हैं, गलत कार्य जो किए हैं, उसको क्षमा किया जाए, अन्यथा उसे दंडित किया जाए। अशोक इस शांतिवादी नीति का अनुसरण तभी किया जब उसके साम्राज्य की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित थी और देश में पूर्णतः शांति स्थापित थी। तो अशोक ने अपनी शांतिवादी नीति जब ही अपनाई जब उसका साम्राज्य पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया, तभी इसने शांतिपूर्ण तरीके से नीति अपनी अपनाई। कुछ विद्वान अशोक की तुलना विश्व के प्रसिद्ध शासकों से करते हैं, जैसे सिकंदर हो गया, नेपोलियन हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हो गया, सेंट पॉल हो गया, ठीक है ना, अकबर इत्यादि से इनकी तुलना करते हैं सम्राट अशोक की। सिकंदर की शक्ति ज्यों त्यों बढ़ती गई, उसकी प्रचंडता भी बढ़ती गई। सिकंदर महान जो था पीछे, वह अत्यधिक मदिरा पान करता था, निर्दयपूर्वक हत्याएं करने लगा था। कौन? सिकंदर महान। जबकि अशोक का अनुराग सदैव उदात्त और चरित्र पवित्र बना रहा। सिकंदर महान अधिक मदिरा यानी कि शराब पीता था और निर्दयतापूर्वक हत्याएं किया करता था, जबकि अशोक ऐसा नहीं था। कॉन्स्टेंटाइन ये कहता है कि ईसाई धर्म को स्वीकार करके उसका प्रचार प्रसार किया, परंतु इसके पहले ही ईसाई धर्म काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था, जिसे अपनाना कॉन्स्टेंटाइन की राजनीतिक मजबूरी थी और अंतिम समय में उसका झुकाव पैगनाबाद की ओर हो गया। जबकि अशोक ने क्या करा? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया था तथा अंत तक भी उसके प्रति प्रतिबद्ध रहा, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म, ये जो है उपासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ये पुनश्च बौद्ध धर्म को अपनाना उसकी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। जहाँ तक सेंट पॉल और अशोक की तुलना का प्रश्न है, तो दोनों ने अपने अपने धर्मों को आम जनता के लिए कल्याणकारी बनाया, परंतु इसके आगे दोनों में कोई समानता नहीं दिखती है। अनेक इतिहासकार अशोक की तुलना मुगल बादशाह अकबर से करते हैं। अकबर से देख लेते हैं किस तरीके से इसकी तुलना की जाती है। अनेक इतिहासकार अशोक की तुलना मुगल बादशाह अकबर से करते हैं। निश्चित रूप से अकबर एक महान विजेता, लोक कल्याणकारी तथा उदार शासक था। उसने दीन इलाही नामक एक नया धर्म भी प्रचलित किया था, परंतु अकबर अपने धर्म के लिए अपनी बादशाहत को त्यागने को तैयार नहीं था। जब कट्टरपंथियों द्वारा इसका विरोध किया गया तो वे बहुत उत्साह नहीं दिखाया। इसका धर्म राज दरबार तक ही सिमट गया। किसका? अकबर का। अकबर जो था सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का परिचय भी अशोक की तरह नहीं दिखाया। उसने दीन इलाही संप्रदाय के अनुयायियों को निर्वासित कर दिया था। हालांकि निश्चित ही दोनों मानवता के प्रति किए गए थे। अपने कार्यों के लिए महान की संज्ञा से विभूषित किए जाते हैं दोनों लोग।
इस संदर्भ में नीलकंठ शास्त्री का कथन है कि जो नीलकंठ शास्त्री हैं इनका कथन यह है कि अशोक को अकबर की अपेक्षा मानव प्रकृति का बेहतर ज्ञान था। अशोक को अकबर से ज़्यादा अच्छा मानव किस तरीके से उसका जीवन सुख रहे उससे ज़्यादा ज्ञान अशोक को था इस बात का। निष्कर्ष ये निकलता है कि अशोक का न सिर्फ भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में अद्वितीय स्थान है। उसके उदात्त विचारों को प्रासंगिकता आज के मानवता पर मंडरा रहे हैं, अनेक खतरों के संदर्भ में बढ़ती जा रही है। भारत में अपने इसी महान शासक को उसके सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष सिंह को अपना राजचिन्ह बनाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो भारत ने अपने इस महान शासक जो था आपका सम्राट अशोक, इस सम्राट अशोक को सारनाथ के स्तंभ लेख है आपका, इस स्तंभ लेख के शीर्ष को अपना राजचिन्ह बनाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो ये था आपका सम्राट अशोक का मूल्यांकन। अब जब सम्राट अशोक की जब मृत्यु हो जाएगी तो उस मृत्यु के बाद सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन इसके शासन प्रशासन को चलाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि एक के बाद एक न एक शासक आते रहे हैं इसमें। अशोक के उत्तराधिकारी या परवर्ती मौर्य शासकों के नाम और क्रमबद्धता में स्पष्ट नहीं है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचियों में साम्यता नहीं है। हालांकि यानी कि अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं उसकी कोई स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही कोई ऐसे स्रोत हैं, परंतु पुराण हो गए, दिव्यावदान हो गए, तारानाथ हैं, कुणाल हैं, वो अशोक के बाद का पहला शासक मानते हैं। परंतु जहाँ पुराणों में भरतरथ को अंतिम मौर्य शासक कहा गया है, वहीं दिव्यावदान संभवतः भूलवंश पुष्यमित्र को अंतिम मौर्य शासक मानता है। तो पुराणों में मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतरथ और जबकि दिव्यावदान में मौर्य वंश का अंतिम शासक पुष्यमित्र को मानता है। विभिन्न साक्ष्यों से परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में निम्नलिखित विवरण हमें प्राप्त होता है। जो इसका शासक रहेगा वो रहेगा कुणाल। कुणाल जो था अशोक के बाद शासक बनता है। दशरथ जो कि अशोक की तरह ही देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। देखो, अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की और एक दशरथ रहेगा, ये भी अशोक की तरह ही देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? दशरथ। दशरथ के बाद उसका पुत्र संप्रति शासक बना जो जैन धर्म का संरक्षक था। संप्रति के बाद शालीशुल्क राजा बना। संप्रति के बाद कौन बना? शालीशुल्क राजा बना, जिसे गार्गी संहिता में धार्मिक रूप से अधार्मिक, ध्रुत और झगड़ालू शासक कहा गया। ये शालीशुल्क बहुत झगड़ालू शासक था। ये गार्गी संहिता में इस तरीके की बात की गई है, जिसने यज्ञों के अनुष्ठान को रोकने का प्रयास किया। पोलिबियस से ही सुबकसेन कहता है, इसी समय यवन राजा नरेश एंटियोकस थर्ड ने आक्रमण करके उससे उपहार प्राप्त किया था। कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी पुस्तक अशोक के बाद कश्मीर के शासक के रूप में जालोक का उल्लेख किया है, जिसने कालांतर में मलेच्छों को परास्त करके अपने राज्य को कनौज में विस्तारित किया। क्वेश्चन भी पूछा गया ये कल्हण के द्वारा है राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी में अशोक के बाद कश्मीर का शासक कौन बना? जालोक। कश्मीर का शासक कौन बना? जालोक। अशोक के बाद है कश्मीर का शासक जालोक। इस जालोक ने मलाच्छों को हराया और कन्नौज पर अधिकार अपना कर लिया। अब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक रहेगा वो रहेगा भरतरथ। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो है भरतरथ, जिसे हर्षचरित में प्रज्ञा दुर्बल शासक बताया गया है। उसका सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व उसकी हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर देता है और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी थी। तो मौर्य वंश का लास्ट शासक हुआ भरतरथ। ठीक, इस भरतरथ की हत्या कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग करके इसकी शुंग वंश की स्थापना कर देगा। तो ये कुछ शासक के बारे में जानकारी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स।